13 अप्रैल 1919 के उस दिन मैं अपने दादा के साथ जलियांवाला बाग गया था। हमें वहां पर गए हुए कुछ ही देर होती है कि तभी गोलियों की आवाजों के साथ लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मेरे दादा भी मुझे तुरंत गोद में उठाकर वहां से दौड़ना शुरू कर देते हैं। हम दोनों दौड़ते दौड़ते एक लंबी सी दीवार के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो दीवार इतनी ऊंची थी कि हम उस पर चढ़ नहीं सकते थे। मेरे दादा मुझे दीवार के उस पार फेंक देते हैं, जिसके कारण मेरा एक हाथ टूट जाता है। पर घर पहुंचने के बावजूद भी मुझे अगले कई दिनों तक अस्पताल नहीं ले जाया जाता। मेरे माँ बाप को डर था कि अगर मैं हॉस्पिटल गया तो वे लोग मुझे वहां पर मार देंगे। उस समय मैं महज 4 साल का था और मैंने अपनी आंखों के सामने अपने दादा को मरते हुए देखा। ये सब कहना है भरपूर सिंह का, जो 13 अप्रैल 1919 के उस खूनी दिन को अपने दादा के साथ जलियांवाला बाग गए थे। लेकिन ये सिर्फ एक भरपूर सिंह की ही कहानी नहीं है, बल्कि ये उस वक्त जिंदा बचे सैकड़ों लोगों की कहानी है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनों को खोया था। जो लोग जिंदा बचे थे उनके सामने ही दूसरे दिन भूखे कुत्ते और चीले घायलों और लाशों के शरीर को नोच रहे थे। उस दिन जलियांवाला बाग में किस तरह हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर उस दिन ये सब कैसे और क्यों हुआ, और क्या इसके बाद ये कांड करने वाले जनरल डायर को कोई सजा भी मिली, और आखिर इस दिल दहला देने वाले कांड के बाद उस समय के बड़े भारतीय नेताओं ने क्या किया, सब कुछ जानेंगे आप आज के इस वीडियो में। साथ ही हम आपको उस वक्त जो लोग जिंदा बच गए थे उनकी आंखों देखी कहानियां भी बताएंगे। 13 अप्रैल की उस शाम को तकरीबन 5:30 बज रहे थे। अमृतसर की संकरी गलियों से 2 बख्तरबंद गाड़ियां निकलती हैं। लोग अपने घरों की खिड़कियों और छतों से इन गाड़ियों को देखते हैं, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि इन गाड़ियों में कौन है। पीछे चल रही गाड़ी सैनिकों की गाड़ी लग रही थी और आगे किसी अंग्रेज अफसर की। दरअसल उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर था। ये दिन वैसाखी का दिन था, जो कि पंजाबियों के लिए काफी खास था। इस दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लगे मेले को देखने के लिए पंजाब के दूर दराज गाँव से हजारों लोग आते थे, और 1919 के इस साल भी मेले में तकरीबन 15 से 20 हजार लोग आए थे। ये लोग आए तो मेला देखने थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पास ही के मैदान में एक सभा चल रही है, तो गांव से आए हुए ये लोग सभा को देखने की उत्सुकता में आयोजन स्थल की तरफ चले जाते हैं। ये सभा स्वर्ण मंदिर के पास ही मौजूद एक छोटे से 6 एकड़ के खाली मैदान जलियांवाला बाग में हो रही थी। सभा में आए बैंक क्लर्क ब्रज बेकाल अपनी नज्म फरियाद पढ़ना शुरू करते ही हैं कि तभी लोगों की नजर उस मैदान के एकमात्र प्रवेश द्वार पर पड़ती है। एक अंग्रेज अफसर और उसके पीछे पीछे तकरीबन 75 गोरखा और बलूची सैनिक मैदान में घुसते हैं। इन सैनिकों के पास 303 बुलेट वाली ली एनफील्ड राइफल थी, जिसकी रेंज 3000 गज तक थी, और अगर इसकी एक भी बुलेट इंसान के शरीर के किसी भी हिस्से से टकराती तो वो शरीर के अंदर ही फट जाती थी। ये सभी सैनिक भारतीय थे। इन सैनिकों के कारण मैदान के अंदर बाहर जाने वाला एकमात्र रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। मैदान में घुसने वाले इस अंग्रेज अफसर का नाम था जनरल रेजिनाल्ड डायर। जनरल डायर को मैदान में घुसा देखकर वहां पर नज्म पढ़ रहे ब्रज बेकाल सभी लोगों को शांत होने को कहते हैं, लेकिन मैदान में घुसने के सिर्फ 30 सेकंड के बाद ही जनरल डायर अपने सैनिकों को पोजीशन लेने को कहता है और अचानक आदेश देता है, फायर। जलियांवाला में गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और लोगों में भगदड़ मच जाती है। यहाँ पर मौजूद पूरी की पूरी भीड़ सिर्फ 300 फीट के दायरे में ही खड़ी थी, इसलिए 3000 गज रेंज वाली इन बुलेट्स के सामने भीड़ की कोई औकात नहीं थी। गोली चलाने वाले सैनिकों का निशाना इतना अचूक था कि एक भी गोली निशाने से नहीं चूक रही थी। इन गोलियों के आगे लोग इतने डर जाते हैं कि वो किसी तरह मैदान को छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैदान के अंदर बाहर आने का एक ही रास्ता था जिस पर अंग्रेज सैनिक खड़े थे। कुछ लोग मैदान की 7 फुट ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जनरल डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जिस तरफ भी भीड़ ज्यादा दिखे वहां पर गोलियां चलाओ। जनरल डायर के साथ आए ये सैनिक इतने अनुशासित थे कि ये जनरल डायर की बात पूरी तरह मान रहे थे। इतने लोगों के मरने के बावजूद इन सैनिकों के दिल में कोई दया नहीं थी। मैदान के बीच में एक खाली कुआं भी था। कुछ लोगों ने कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन इस भगदड़ में कुएं में कूदने वाले लोगों की भी दम घुटकर मौत हो गई। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वे गिरकर भागने वाले लोगों के पैरों के नीचे आ गए। कुछ ही देर में मैदान में लाशों के कई ऐसे ढेर बन जाते हैं जिनमें एक के ऊपर एक 10 से 15 लाशें थी। उस समय डायर के साथ उसका ब्रिगेड मेजर मॉर्गन ब्रिक्स और उसके 2 बॉडीगार्ड सार्जेंट एंडरसन और पीसीके भी मौजूद थे। घटना के समय को याद करते हुए सार्जेंट एंडरसन बताता है कि उस वक्त जनरल डायर खुद दौड़ दौड़कर सैनिकों को हट उस जगह पर फायर करने का आदेश दे रहे थे जहां पर भीड़ ज्यादा थी। सार्जेंट आगे बताता है कि जनरल डायर के पास ही खड़े कैप्टन ब्रिक्स के चेहरे पर इस खौफनाक मंजर का दर्द साफ देखा जा सकता था। वो गोलीबारी रोकने के लिए बार बार जनरल डायर का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जनरल डायर किसी की नहीं सुन रहा था। अब तकरीबन 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चलाने के बाद जब सैनिक थक गए तो मौत का ये तांडव खत्म हुआ। लेकिन जब तक ये भीषण मंजर खत्म हुआ तब तक 500 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और हजारों लोग घायल हो गए। इस घटना के वक्त जिन गोलियों का इस्तेमाल किया गया वो इतनी शार्प यानी नुकीली थी कि ये शरीर में हड्डियों और ऑर्गन्स को चीरते हुए पार हो जाती थी।
घटना के वक्त जिंदा बची रत्ना देवी बताती हैं कि उस दिन वो अपने पति के साथ जलियांवाला बाग आई थी। उस घटना में उनके पति की भी मौत हो जाती है। वे बताती हैं कि जब रात हुई तो लोग लालटेन लेकर अपनों की लाशों को ढूंढने आए। लोगों को डर था कि अगर वो दिन में आएंगे तो अंग्रेज उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। रत्ना देवी के पति की मौत हो चुकी थी, इसलिए वे रात भर अपने पति की लाश के पास ही बैठी रहती हैं और दूसरे घायलों की मदद करने की कोशिश भी करती हैं। इसी दौरान एक छोटा सा बच्चा जो मर रहा था वो रत्ना देवी को कहता है कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना, और फिर इसके बाद वो उससे पानी मांगता है। लेकिन रत्ना देवी के पास पानी नहीं था और कुछ ही देर में वो बच्चा प्यास से तड़पता हुआ रत्ना देवी की आंखों के सामने ही अपने प्राण त्याग देता है। अप्रैल का महीना था, इसलिए सुबह होते होते गर्मी भी काफी बढ़ गई थी। गर्मी के कारण खून से तरबतर लाशें सड़ने लगी। सड़ी हुई लाशों की गंध सूंघकर मैदान में घुसे आवारा कुत्ते और आसमान में मंडरा रही चीलें घायलों और मृतकों के शरीर का मांस नोचने लगती हैं। जो लोग जिंदा बच गए थे और घायल थे, गर्मी के कारण उनके जख्म भी सड़ने लगे थे। अगले दिन जो लोग लाशों को उठा रहे थे वे बताते हैं कि न जाने कितनी ही लाशों को तो हमने यूं ही जला दिया। न तो उनका कोई परिवार था और न ही उनकी कोई पहचान थी। हादसे के बाद जो लोग घायल हुए वे हॉस्पिटल जाने से भी डर रहे थे, क्योंकि उस वक्त सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे जलियांवाला में जो लोग मौजूद थे मानो वे कोई देशद्रोही हो। लोगों को डर था कि अगर वे हॉस्पिटल गए तो उन्हें वहीं पर मार दिया जाएगा, और इसी डर के कारण कई घायल तो घर पहुंचने के बाद मारे गए। इस हादसे के बाद शुरुआत में तो अंग्रेज सरकार कई दिनों तक इसे दबाने की कोशिश करती है और कोई कदम नहीं उठाती, लेकिन बाद में जब जलियांवाला की यह खबर देश भर में फैलने लगती है तो सरकार ने दबाव में आकर जांच के लिए स्कॉटिश जज लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया। हंटर कमेटी इस मामले की जांच करती है और जनरल डायर से जवाब मांगती है। इस पर जनरल डायर बड़ी बेशर्मी से अपना बचाव करते हुए जवाब देता है कि मैंने उस वक्त वहाँ पर जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने कर्तव्य पालन के लिए किया। अगर मैं उस वक्त भीड़ को सीधे तितर बितर करने की कोशिश करता तो वहाँ पर इतने लोग थे कि अगर वे बिना हथियार भी हम पर हमला करते तो भी हमारे टुकड़े टुकड़े कर देते, इसलिए मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलवाई। हंटर कमेटी जनरल डायर के इस जवाब से संतुष्ट नहीं होती और वो जनरल डायर को दोषी ठहराती है। लेकिन इस घटना में दोषी ठहराए जाने के बावजूद भी अंग्रेज सरकार सजा के तौर पर जनरल डायर से सिर्फ इस्तीफा लेती है और उसे आदेश देती है कि वो अब आगे से इंडिया में अपनी कोई भी सेवा नहीं देगा। ब्रिटेन पार्लियामेंट का हाउस ऑफ कॉमन्स भी इस घटना की निंदा करता है, लेकिन अपर पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स की हाउस ऑफ कॉमन्स की इस राय से थोड़ी अलग राय होती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स गवर्नमेंट को कहता है कि आपने जनरल डायर के साथ नाइंसाफी की है। उस आदमी ने तो इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को बचाया है। ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव और राइट विंग के लोग थे वे भी जनरल डायर के सपोर्ट में थे। उन्होंने डायर के लिए 26,000 पाउंड का चंदा भी इकट्ठा किया। लेकिन जलियांवाला में हुई इस भयानक त्रासदी के बाद अंग्रेजों और भारतीयों के बीच दूरियां बढ़ती गई और यही दूरियां आगे चलकर अंग्रेजों के भारत में अंत का कारण बनी। इस घटना के कारण 1919 से पहले जो महात्मा गांधी अंग्रेजों की हुकूमत को सही मानते थे और उनके साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे थे, अब वही गांधी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उन्होंने तय किया कि अब वे भारत के पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर भी अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज सरकार को लौटा देते हैं। जलियांवाला बाग की इस खूनी घटना के पीछे जो सबसे मेन कारण माना जाता है वो है हिंदू मुस्लिम एकता। भारत के दूसरे राज्यों से अलग पंजाब एक ऐसा राज्य था जिसमें हिंदू मुस्लिम एक थे, लेकिन अंग्रेज सरकार को ये एकता ज्यादा रास नहीं आ रही थी और इसलिए वो किसी भी तरह पंजाबियों के मन में अंग्रेज सरकार का खौफ पैदा करके उनकी आवाज दबाना चाहते थे। और फिर आवाज दबाने की किसी कोशिश ने आगे चलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का रूप लिया। जलियांवाला की इस भयंकर त्रासदी में मरने वाले लोगों के आंकड़े पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 386 शहीदों की सूची है। उस समय ब्रिटिशर्स का मानना था कि इस हादसे में तकरीबन 200 लोग घायल हुए हैं और 379 लोग शहीद हुए, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। लेकिन कुछ अनधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मरने वाले लोगों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी और 4 से 5000 लोग घायल हुए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि अमृतसर की ये खूनी घटना कितनी खौफनाक थी। उन शहीदों को हमारा नमन जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण दिए। आप यहाँ पर राइट और लेफ्ट में क्लिक करके एक और ऐसा ही हिस्टोरिकल वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।